इंसानी जिंदगी को निगलने वाला कोरोना वायरस गधों के सामने बेबस। वबा भी मालबरदार जानवर की अफजाइश रोकने में नाकाम। मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए, तादाद 55 लाख हो गई। किसी चीज की तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और गधों की तादाद अब 54 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई है। भैंसों की तादाद में 12 लाख का इजाफा होने के बाद कुल तादाद 4 करोड़ 12 लाख हो गई है। बकरियों और भेड़ों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ऊंट, खच्चर और घोड़ों की तादाद बरकरार रही है। यानी जो बड़ी मेहनत होती है जिसके ऊपर, वो ये होती है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज जो है वो बड़ी है और कौन कौन सी चीज खत्म हो गई है। तो मैं उस पे, वो कहाँ गया पेपर, मैं उस पेपर को खास में याद कर रहा था। उस पेपर को पढ़ के उसमें पता ही चला है कि हमारे यहाँ जो है वो पिछले सालों में, पिछले जो 1 साल है, ये वजारत खारजा बड़ी बहुत मेहनत का काम होता है। वो हमारे यहाँ 1 लाख गधे और बढ़ गए हैं। और जबकि हमारे यहाँ जो खच्चर हैं, बकरियां भी हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, बकरियां 2 लाख बढ़ी हैं। और हमारे यहाँ खच्चर जो हैं वो उधर ही हैं और घोड़े भी जो है उतने ही हैं और गधे जो हैं वो 1 लाख बढ़ गए हैं। तो ये बाकायदा इक्तिसादी सर्वे जो होता है वो उसमें जाके काउंट। अच्छा, इसको कौन चेक करेगा? यानी अगर मैं कहूँ कि बकरियां, अच्छा पोल्ट्री भी, वो कह रहे मुर्गियां बढ़ गई हैं, बाकायदा नंबर लिखा हुआ है। वो पेपर कहाँ है पता नहीं, मैं अभी जरा ब्रेक के बाद बताता हूँ। उसमें मुर्गियां बढ़ गई हैं और अब वो मुर्गियों को काउंट करता है वजारत जो खजाना है, वो बाकायदा गधों को, मुर्गियों को, खच्चरों को, घोड़ों को, इंसानों के सिवा सबको काउंट करते हैं। ठीक है, वो सबको लिखा हुआ पूरा आता है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा बनाया। इसको मैंने भी डॉक्टर फरूक सलीम साहब से और इशफाक हसन खान साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसा बजट है, ये बुरहान के बीच में आई, इसको तो सर पैर ही नहीं है कोई। तो उन्होंने कहा इसको इकोनॉमी में रोलिंग बजट कहते हैं, कि जो वक्त के साथ साथ फिर तब्दील होता जाता है। अच्छा, अब मामला ये है कि 2-3 चीजें उभर के सामने आई हैं दुनिया में। एक तो यह है कि जमहूरियतों और तालीम के शोबों में भी आ गई। यानी डॉक्टर के पास, वही बात जो मैंने अपने इंट्रो में कही कि डॉक्टर के पास जब कोई जाएगा तो उससे डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या, तुम्हारा रिलीजन क्या है। वो तो इंसानियत के नाते उसका इलाज करेगा बगैर मजहब पूछे। लेकिन अगर यहाँ पर भी ये इंतहा पसंदी पहुंच गई है, यहाँ पे भी इसको मुतासिर करे, तो आपको नहीं लगता कि भारत के लिए कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा है ये? देखिए, आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन सवाल है कि आपने सवाल सुनवाया नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा, या आपने हमें नहीं सुनवाया, आपने केवल जवाब सुनवाया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले हमें जरा सवाल सुनवा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि जवाब उनका क्या है पूरा का पूरा। दूसरी बात, आपने मजहब पर कहा, तो इस देश का बंटवारा जो आपने 1947 में करवाया वो मजहब के नाम पर ही हुआ। पाकिस्तान जो बना वो मुस्लिम लीग के ही किसी बंदे ने मांगा, और आपने एक पाकिस्तान नाम का देश जो है धर्म के नाम पर बनवाया। आज जो धर्म के ठेकेदार आप बने हैं, आप आज सवाल उठा रहे हैं कि मजहब पर यह देश चल रहा है। यह देश आज से नहीं चल रहा है। 1947 और शायद 1947 के बहुत पहले हमारे यहाँ राम मंदिर पर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद बनाया गया, या उसके और पहले मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे यहाँ है। आप कह रहे हैं मजहब आपके आज की बात है। मजहब जमाने से चलता यहाँ आ रहा है, और जमाने से मैं तो कर रहा हूँ सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा शर्मा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जी। आपने कहा, आपने जो मजहब के हवाला दिया, आप मुझे बताएं कि तब भी ये क्यों हुआ था, तब ऐसा क्या हो रहा था और अब ऐसा क्या हो रहा है? आपने नहीं देखा कि भारत में कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज पे, खास तौर पे मुसलमानों पर? आप भूल गई जो पाकिस्तान में हो रहा माइनॉरिटीज पर। कितने माइनॉरिटीज हिंदू बचे हैं वहां पर, जरा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में? डॉक्टर फिजा, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हिंदू बचे हैं। या तो हकीकत को रखा जाता है, तो हकीकत हो कि तुम्हें यकीनन याद होगा। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान 30 करोड़ से ज्यादा हैं। शायद आपकी पूरी जनसंख्या भी नहीं होगी 30 करोड़। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनी हैं। आप मुझे बताइए कि 30 करोड़ जनसंख्या है क्या आपके यहाँ मुसलमानों की? ठीक है नीरज, आपका पॉइंट आ गया। मैं अतर काज़मी आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, अब आपने नीरज की गुफ्तगू भी सुनी। मोदी का भारत, आपको लगता है कि आज मुसलमान के रहने के लायक रहा है या नहीं रहा? बस सीधा सीधा सवाल, आपको लगता है कि वहाँ मुसलमान रह सकते हैं? देखिए, नीरज ने जो बात की ना, किसी हद तक मैं उनसे सहमत हूँ। ये कोई आज की बात नहीं है, ये मोदी जी के आने से नहीं है। वहां पे मुसलमान तो क्या डॉक्टर फिजा,
वहां पे कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं। आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, आप 10 साल 20 साल 30 साल जब भी जाएंगे आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ग्राहम स्टेन्स जो एक फादर थे, क्रिश्चियन फादर थे, उनको 99 में जब बीजेपी की हुकूमत थी जिंदा जला दिया गया अपने 2 बेटों के साथ। एक बेटे की उम्र 10 साल थी, एक 6 साल उम्र थी। और जिस शख्स ने दिलाया, बजरंग दल के साथ उसका ताल्लुक था, आरएसएस और बीजेपी का वो सपोर्टर था, उसको बाद में इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा उसको सजा दी, उसको सजाए मौत आई, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया बाद में और उसको चेंज कर दिया लाइफ सेंटेंस में। और अपने फैसले में ये लिखा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बीएस चौहान और एक और जस्टिस थे, उन्होंने ये लिखा कि जो कन्वर्जन होती है ये बहुत जो है गलत चीज है। और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जब आप लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के वाकये तो होंगे। मत सो के फिर इंटरनेशनल जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बाद में उनको अपने फैसले से वो चीजें एक्सपंज करवाना पड़ी 3-4 दिन के बाद। तो ये हालत है वहां पे। बाबरी मस्जिद का इन्होंने जिक्र किया, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दो और यहाँ पे मंदिर बना दो। तो ये कोई मोदी का मसला नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी का मसला है और ये आज से चला नहीं आ रहा, बहुत अरसे से आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में कभी भी रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो मेजॉरिटी में नहीं आई, ना ही इक्तदार में आई, लेकिन ऑन द अदर हैंड 1 बिलियन की जो सोसाइटी है इंडिया, वहां पे एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा है कि बीजेपी कितनी दफा इक्तदार में आ चुकी है और सिर्फ वो हिंदुत्व के नाम पे आती है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस मुआशरे में मुसलमान या कोई भी सैन आदमी या कोई भी माइनॉरिटी सेफ होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्सपेक्ट कर सकते। बीजेपी धर्म की राजनीति की वजह से आई। पिछले बार जब 2019 में जब चुनाव हुआ, मोदी जी को मुसलमानों ने भी बहुत सारा वोट दिया, करीब 10% मुसलमानों ने वोट कैसे दिया वो मैं बताऊंगा। जी बताइए ना। वो मैं बताता हूँ मुसलमानों को वोट ऐसे दिया। चलिए ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ब्रिगेडियर हारिस, ठीक, इसके बाद मैं सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ, शैलेंद्र साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए मुसलमानों ने वोट इसके दिए कि आपके गुंडे जो आरएसएस विंग के जितने गुंडे थे उन्होंने उनको थ्रेट किया था कि जी अगर आप हमें वोट नहीं दोगे हम आपको देख रहे हैं, आपको मारेंगे, इस तरह आपने वोट दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी और इनका जो 5 लोगों का टोला है इसको छोड़ दें, ये आपको कंप्लीट तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिससे ये हिंदू इत्तेहाद पसंद दहशतगर्द आपको जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी सोच ये है कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलो, हिंदुओं को लेकर चलो और तमाम माइनॉरिटी को निकाल दें। मेरे ख्याल में कल शैलेंद्र खड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या हिंदुओं का सिखों का आपने हाल किया है। 84 में जब गोल्डन टेम्पल में आप गए थे, अभी आपने ईस्टर्न पंजाब में देखा कैसे सिख खड़े हुए थे। आप तो अपने दलित को नहीं छोड़ते हैं, अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते हैं। आपने दलित के साथ क्या किया, उन बेचारों को आपने क्या हाल किया हुआ है। इसके अलावा आपने इस वक्त इसको सीए को देखें, आप एनएससी को देखें, पीआरसी को देखें, आपने कश्मीर को किया। तो आप तो पूरे के पूरा चाह रहे हैं कि इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदियों का जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा आपको एक पैगाम देता है, अमन का देता है, आप उसको गलत समझते हैं, बड़े कमजोरी की बात है। आपने 27 फरवरी को देख लिया, अभी आपके अमित शाह ने ट्वीट किया, आपके अमित शाह ने ट्वीट किया कि जी हम पाकिस्तान में इजाजत मिली हमला करने की, तो करें ना, हमला करके दिखाएं, फिर आपको पाकिस्तान की फौज बताए और एयरफोर्स बताएगी कि आपका क्या हौला होता है। इसलिए ये बातें छोड़ दें गिदड़ भड़कियां। पाकिस्तान का वो पता है भी बैटल हार्डन। और दूसरी बात शर्मा साहब, दूसरी बात है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने की पड़ी है और मोदी के सर पे अभी भी जंग सवार है, मोदी के सर पे अभी भी हमले सवार है। किस किस्म की नफ्सियात है आपके वजीर आजम की? शर्मा साहब मैं तो हैरान होती हूँ, इस टाइम पे सिर्फ कोरोना के बारे में सोचे और किसी चीज के बारे में ना सोचे। कभी चीन से पंगा किया जा रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा अपने सर पे सवार रहता है। चाइना से मार खाते हैं जाके, चाइना को तो आप संभाल नहीं सकते। संभालने ने जो आपको हाल किया खिलाफवर्जी कौन करते हैं शर्मा साहब? पाकिस्तान की तरफ। अच्छा चले शैलेंद्र साहब, ठीक है, आप तीनों का पॉइंट आ गया। मैं शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती, काफी देर से वो खामोश हैं। आपकी तरफ आ रही हूँ गवर्नर साहब, आपके एक चैनल है आपके मुल्क का एनडीटीवी, पांडे साहब आप जानते होंगे जी, उन्होंने अपने ट्विटर पर, अच्छा मैं शैलेंद्र साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। पांडे साहब ने ट्वीट किए जो कि एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है। 42 साल मोहम्मद अनवर है, सरकारी दफ्तर के सामने मर गया। अब सुने क्या हुआ, नाज़रीन आप भी सुने। उसकी लाश को कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है।